नमस्कार। अक्षांश और देशांतर रेखाएं का टॉपिक हम कल स्टार्ट किए थे। यह केवल हम समझे थे अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यह मोटे मोटे तौर पर हैं क्या। इनकी लकीरें जो होती हैं पृथ्वी पूरे ग्लोब पर, देशांतर की उत्तर से दक्षिण होती हैं और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब किसकी होती हैं, अक्षांश रेखाओं की। अब हम देखते हैं कि यह रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब इस विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि 1 डिग्री यहाँ से विषुवत रेखा से अगर नापा जाए तो ये अगर यहाँ होगा तो यहाँ से एक लाइन खींची गई जिसे 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी यही प्रक्रिया दोहराई गई जिसे दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब चूंकि हम देखते हैं भारत कहाँ है, भारत करीब यहाँ है, ठीक है। अब भारत जब यहाँ है तो हमें यह देखने में आता है कि यहाँ से एक रेखा गुजरी हुई है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कितनी है, कितने डिग्री पर है? चूंकि एक डिग्री पर यह रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन जो भारत से होकर के एक रेखा क्या, भारत से कई रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। अब इसकी डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। अब यही चूंकि एक डिग्री तो ये क्यों आधा ले लिया गया, इसका भी फंडा हम बताएंगे। अभी जितनी भी जितनी भी चीज़ें लिखे हुए हैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से बीचों बीच मकर रेखा गुजरती। अब इसको वो भी 23.5 डिग्री है। अब यह 23.5 डिग्री ही कर्क और मकर रेखा को ही क्यों कहा जाता है, यह 24.5 क्यों नहीं हुई, यह 25 डिग्री क्यों नहीं हुई। इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में हमारा सूरज अप डाउन होता है। वो कैसे होता है अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर दें। यह मोटे मोटे तौर से आप समझ लीजिए कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य हमारा चमकता है या सूर्य की सीधी किरणें हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं। कर्क रेखा के ऊपर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। और मकर रेखा के नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उससे नीचे जाते जाते सूरज 23.5 डिग्री तक ही रहता है, फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका मतलब यह है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही सूरज अपनी सीधी किरणें मतलब गर्मी समझ लीजिए वहीं पड़ती है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही, ठीक है। जब सूरज यहाँ पर आ जाता है तब हमारे यहाँ सर्दी होती है क्योंकि इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। और जब सूरज यहाँ पर आ जाता है तब क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और यहाँ पर ठंडी पड़ती है मकर रेखाओं पर। मकर रेखा और कर्क रेखा में क्या है, समानता क्या है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश रेखा, और यह 23.5 डिग्री में मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यह क्या है, दोनों के स्थानों पर तो कभी न कभी सीधी किरणें पड़ती ही हैं, लेकिन यह सूरज अप डाउन होता है, सूरज नहीं होता है, हमारी पृथ्वी होती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यह क्यों झुकी हुई है, कैसे झुकी है, बाद में बताएंगे। आज हम अक्षांश रेखा सिर्फ पढ़ने वाले हैं। अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत यह कर्क और मकर रेखाएं आती हैं, जिसकी वजह से हमको ये थोड़ा बहुत बताना पड़ गया। मतलब कर्क और मकर रेखाओं का जन्म इसी सूरज की स्थिति का परिणाम है। सूरज की स्थिति अगर यहाँ है तो यह 23.5 डिग्री के अप नहीं जाता है और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के डाउन पर नहीं जाता है, मतलब अपनी किरणें सीधी नहीं बिखेरता है। अब देखिए पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं, मतलब इस 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा को छोड़ दिया जाए
तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब क्या हुआ है कि 0 डिग्री से एक एक डिग्री को नापा जाए तो 90 डिग्री तक 90 रेखाएं तो होंगी ही, ठीक है। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक डिग्री को अगर नापा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री तक 90 रेखाएं होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि यह एक 0 डिग्री स्वयं में भी एक अक्षांश रेखा है, जिसकी वजह से इसको भी काउंट कर लिया जाता है, तो 181, 9 दूनी 18, एक विषुवत रेखा बराबर 181। अब देखिए आगे, यह सीधी रेखा ना होकर एक वृत्त है। देखिए, यह सीधी रेखा ना होकर के एक वृत्त है का मतलब क्या हुआ है कि एक विषुवत रेखा से 1 डिग्री जब नापा गया तो जो भी क्षेत्र निकला वहाँ से एक पृथ्वी को चारों तरफ से एक रिंग के नुमा घेर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले जानिए, अगर यह हमारा यह पृथ्वी है, अब पृथ्वी क्या किया गया इसको कि यहाँ से बीचों बीच एक ऐसे पूरी तरीके से चारों तरफ से एक रिंग खींचा गया, इसको 0 डिग्री दिया गया। अब इसके यहाँ तक 90 रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90, ठीक है। यह 90 रेखाएं पूरे रिंग, मतलब एक छल्ला फिर दूसरा छल्ला, अब ये कितने छल्ले हुए, 90 छल्ले। इसी छल्ले को ही कहते हैं अक्षांश रेखा, मतलब जो गोल गोल एक एक छल्ला अलग से ओवरलैप बिल्कुल नहीं हुआ है, सब अलग अलग अपने अपने स्थान पर ही खींची गई हैं, आर्टिफिशियल तौर से, कंप्यूटराइज तरीके से, ना कि पृथ्वी प्रकृति हमको वो रेखाएं दी हैं। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन रेखाओं को अपनी पृथ्वी पर मान लिए हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं से मिलकर देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सीधी रेखा ना होकर एक वृत्त है, इसको आप समझ गए हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अब आप देखिए, अगर यह गोला हुआ, गोले में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, 0 डिग्री, ठीक है। अब सबसे छोटा 90 डिग्री, क्योंकि यह है, अगर हम, अब समझ लीजिए, अगर ऊपर से लिया जाए पृथ्वी का, यहाँ पर खड़े होकर के एक इंसान अगर यह देखे कि इसके नीचे, तो यह पाएगा कि 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटी यह है और सबसे बड़ी जो बीचों बीच में होगी उसका व्यास सबसे बड़ा होगा, जिसकी वजह से उस अक्षांश की लंबाई भी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। देखिए, तथा सबसे छोटी 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे छोटी रेखा ना होकर के एक बिंदु है, लेकिन अगर काउंट किया जाता है सबसे छोटी 90 डिग्री है। उसके बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री एवं मकर रेखा के बीच सीधी पड़ती है। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। सूर्य की किरणें, ठीक है, हमारा सूरज है, पृथ्वी नहीं बहुत सारे ग्रह हैं जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। अब यह सूरज की जो रोशनी होती है, यह कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ठीक है। हमेशा आप देखे होंगे कि अगर यह पृथ्वी, हम मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यह पृथ्वी यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई अक्षांश रेखा की है, और यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है, देखिए, यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये हमारा सूरज,
ये हमारा सूरज है। अब यह सूरज देखिए, हमारा जो सूर्य है वह 0 डिग्री, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है, कर्क रेखा पर, फिर वहीं से फिर रिटर्न करता है, फिर 0 डिग्री पर, और फिर आता जाता है मकर रेखा पर 23.5 डिग्री पर, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाता है 0 डिग्री पर, फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है कर्क रेखा पर। तो सूरज जो है, सूरज 0 डिग्री से कर्क रेखा पर जब आने लगता है तो हमारे यहाँ गर्मी आने लगती है, और जब पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है तो हम चूँकि यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, अगर हम यहाँ हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। अब जब सूरज लौटने लगेगा तो फिर क्या होगा, जब 0 डिग्री पे आ जाएगा तो हमारे यहाँ बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सब आ जाएंगे ना, इसी के कहते हैं ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। अब यहाँ से जब यहाँ तक आ जाता है सूरज मकर रेखा पर, तब क्या होता है, ठंडी, पूरी तरीके से ठंडी। अब देखिए, ठंडी से फिर जब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 महीने, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 महीने, मतलब ये 3 महीने का अंतराल है। सूरज यहाँ से यहाँ गया 3 महीने में, फिर लौटा 3 महीने में, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 3 महीने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 3 महीने में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सूरज 3 महीने में कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा को समझ लीजिए अपनी गर्मी प्रदान करता है। तो फिलहाल बस हमें इतना समझना था यहाँ पर कि सूरज इन्हीं के बीच में रहता है, इसलिए यह 23.5 डिग्री और यह 23.5 डिग्री और यह 0 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, सूरज अधिकतम उत्तरी ध्रुव के पास तक जाने में 23.5 डिग्री का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर जाता नहीं है, उसके ऊपर अपनी सीधी किरणें नहीं डाल पाता है। चूंकि यहाँ पर सूरज जब चमकता है, यहाँ इन रेखाओं पर, तो क्या होता है, यह तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भयंकर ठंडी होती है। साइबेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, ग्रीनलैंड और ये जितने भी कंट्री हैं, यूरोपीय कंट्री, तो यूरोप की जितनी कंट्री हैं वो भी, वहाँ भी ठंडी पड़ती है। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, पोलैंड हुआ, तो यहाँ भी क्या होता है, चूँकि यहाँ पर नॉर्वे वगैरह तो और ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी, 12 मास वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर अगर नॉर्वे, स्वीडन है, तो यह जब यहाँ आया तब भी यहाँ बर्फ़ गिरती है। अब सोचिए, जब सूरज यहाँ चमकने लगता होगा तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनती हैं, यहाँ तक कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के उत्तरी तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, तो हमें क्या होगा, दिन और रात में भी फर्क देखने को मिल जाएगा हमें। कहीं कहीं 6-6 महीने दिन, 6-6 महीने रातें होती हैं। बताएंगे बाद में क्यों होती हैं, कैसे। यही का परिणाम है, जब सूरज यहाँ चला आता है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक आने में 6 महीने लगता है, अब 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से 3 महीने, यहाँ से फिर आने में 3 महीने, तो 6 महीने हुआ ना, 3 आते 3 जाते, 6 महीने हुआ। अब 6 महीने यहाँ पर क्या हुआ, अंधेरा ही रह गया। अब 6 महीने दिन, 6 महीने रात। अब यहाँ पर भी 3 महीने, तो क्या हुआ, 6 महीने फिर दिन हो गए थे, 6 महीने रात। तो ये क्यों, कैसे प्रैक्टिकल रूप से हम इसको समझाएंगे कि ये कैसे होता है कि यहाँ पर 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ये सब कहीं कहीं 1 महीने दिन, 1 महीने रात। आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 0 डिग्री पर 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। अब लेकिन हमारे इंडिया में, अब चूंकि देखिए, दिन और रात का डिफरेंस तभी आने लगेगा जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर की तरफ सूरज की किरणें सीधी और तिरछी पड़नी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी दिक्कतें हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हमेशा साल भर ये होता है विषुवत रेखा पर। लेकिन जैसे इसके नीचे आप जाने लगेंगे, आपको दिन और रात में कहीं दिन ज़्यादा होने लगेगा, कहीं रातें ज़्यादा होने लगेंगी।
इस तरीके से हमें डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि यह 0 डिग्री से ऊपर की तरफ भारत की स्थिति है, इस वक्त हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में आज के दिन की लंबाई ज़्यादा है और रात की लंबाई कम है। ऐसा क्यों? इसका एक पूरा टॉपिक होना चाहिए इसको समझाने के लिए, नहीं तो अभी थोड़ा बहुत बताएं, कुछ के समझ में आएगा, कुछ के समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम एक टॉपिक में पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे। और सूरज क्यों यहाँ से यहाँ तक होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी क्यों है? झुकी है अगर, तो यह झुकने की वजह से क्यों ये ऐसा हुआ? झुकने का ही परिणाम है ये सूरज यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो एक जगह स्थिर रहता। पृथ्वी झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूम भी रही है और साथ में सूरज का भी चक्कर लगा रही है। आपको कुछ इस तरीके से हम बताना चाहेंगे इसको। देखिए, यह सूरज है, यह सूरज है और हमारी पृथ्वी एक अंडाकार पथ पर सूरज का चक्कर लगा रही है। अब हमारी पृथ्वी कभी यहाँ रहती है, कभी यहाँ रहती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो कभी यहाँ। देखिए, पृथ्वी जब दूर जाती है, सीधी सी बात है, पृथ्वी पर क्या हुआ? सूर्य की किरणें दूर पड़ जाती हैं। हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी, नज़दीक है तो गर्मी पड़ेगी। अब ये देखिए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब न दूर है न नज़दीक है, तो बसंत ऋतु या शरद ऋतु, फिर धीरे धीरे यही कारण है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी अपना चक्कर लगा रहा है ऐसे। अब यह क्या हुआ, इसी को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये पूर्णिमा, अमावस्या, ये भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा इधर है तो सूर्य की किरणें इस पर पड़ी, लेकिन जो हमारे तरफ भाग है उस पर तो नहीं पड़ी, आधे भाग पर सूरज के पड़ी, चंद्रमा पे पड़ी, हम आधे भाग वहाँ। ये भी चंद्रकलाएं, ये पूरा एक समझ लीजिए टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन यही स्थिति बनती है। और लेकिन पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसका भी परिणाम यह होता है कि हमारा जब सूरज होता है उसकी जो किरणें होती हैं हमारी पृथ्वी पर 3 महीने का गैप होता है कि कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कभी सूरज मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, आगे आते हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा के बीच सीधी पड़ती हैं अक्षांश के मध्य। ठीक है, अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है नहीं, बनाई गई है। ठीक है, यह प्राकृतिक तौर से यह लाइनें नहीं हैं, यह एक डिग्री पर खींची गई लाइनें हैं। अब पृथ्वी का यह जो अपना व्यास है पूरी तरीके से, अब इस पर यही निकल के आया कि 111 लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या दूरी कैसी है? यह पूरी लाइन की दूरी है? नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए, यह पृथ्वी है और यह 0 डिग्री है। अब यहाँ से जो 1 डिग्री रेखा खींची गई, मान लीजिए यहाँ पर 1 डिग्री रेखा खींची गई, ठीक है, 0 डिग्री से 1 डिग्री मान लीजिए रेखा मानते हैं बस कि यह 1 डिग्री है। 1 डिग्री पे यहाँ पर रेखा पूरी तरीके से चारों तरफ पृथ्वी के खींच दी गई है। तो यह क्या है, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 111 किलोमीटर की दूरी है। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब ये समझ गए, यह लंबाई नहीं, ये तो लंबाई कहीं पर ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं तैसे तैसे यह लंबाई अक्षांशों की क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। तो इस अक्षांश मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यह कम या ज़्यादा नहीं होती, यह इक्वल रहती है। चाहे ये इसके मध्य हो, चाहे इसके मध्य हो, चाहे इसके मध्य, चाहे इसके, तो चाहे ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही है, 111 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे के मध्य अक्षांशों की होती है। ठीक है, अब देखिए 17वीं उत्तरी दक्षिणी वियतनाम, मतलब 17वीं मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरह 17वीं जो डिग्री है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम अगर हम देखते हैं,
यहां पर एक द्वीप है, ठीक है, देखिए ये एशिया है, एशिया ये इंडिया है, इंडिया यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, इंडोनेशियाई द्वीप हैं यहाँ पर, ठीक है, फिलीपींस द्वीप हैं यहाँ पर, जावा, सुमात्रा, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। अब देखिए यह छोटा सा यहाँ पर द्वीप है जो दो भागों में बटा है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पर जो अक्षांश रेखा गुजरी हुई है तो उस वह कौन सी है, चूंकि यहाँ से तो गुजरी है इंडिया से कर्क रेखा, तो जिसका नाम 23.5 डिग्री, लेकिन 17वीं जो है वह 17वीं उत्तरी वियतनाम के दो द्वीप, इन्हीं दोनों के बीच में जो रेखा गुजरी हुई है, इन दोनों उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का जो बंटवारा करती है जो अक्षांश रेखा, उसी को 17वीं अक्षांश रेखा कहते हैं। आप ये मैप भी बना सकते हैं या देख सकते हैं एटलस में। फिलहाल यह मैपिंग हम पूरी तरीके से विश्व का कराएंगे, पूरी मैपिंग हम कराएंगे, एक एक देश एक एक द्वीप का पूरा अच्छे से हम पढ़ा देंगे, अच्छे से आपसे करवा भी देंगे, जिसकी वजह से आपका कहीं पर कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगा और कोई प्रश्न आपका मिस्टेक नहीं होगा। ये समझ लीजिए 50% हम कहते हैं, 50% मैप अगर आप कर लेते हैं तो प्रश्न आसानी से आपको याद रहेंगे, याद कर लेंगे, और आप एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं भी आ रहा है, मैप आपके दिमाग में है, अगर किसी चीज़ का एग्जामिनर नाम ले या पेपर में नाम आया तो आप क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि यह पूछना क्या चाह रहा है, इसका आंसर होगा क्या, चारों में से एक आंसर उसका होगा क्या। 17वीं उत्तरी वियतनाम दक्षिण में, 24वीं भारत कच्छ, ठीक है, भारत कच्छ में 24वीं है, ठीक है। कच्छ कहाँ है, चौबीसवीं भारत कच्छ, उसके बाद 38वीं उत्तरी दक्षिणी कोरिया के मध्य है। अब चूंकि फिर से वही बनाना पड़ेगा कि ये यहाँ पर कोरिया है, छोटे छोटे दो द्वीप हैं, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, ठीक है। यह कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है, 38वीं, ठीक है। अगर यहाँ हमारा इंडिया है तो यहाँ 23.5 डिग्री और 38वीं डिग्री के होते हुए उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, कोरिया के मध्य से गुजरती है 38वीं। ये क्योंकि यह प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हम इनको सिलेक्ट कर लिए हैं कि यह बस कुछ ही हैं। 17वें उत्तरी दक्षिणी वियतनाम पूछा गया है, छोटे एग्जाम में बस 24वीं कच्छ का पूछता है, और भी यहाँ पर 38वीं कोरिया नहीं पूछेगा। 49 मतलब यूएसए कनाडा ये पूछता है। 49 ये यूएसए और कनाडा का लाइन है, अक्षांश है, वह कनाडा और यूएसए को अलग करता है, ठीक है। देखिए यूएसए और कनाडा वाला मैटर, यह है उत्तरी अमेरिका का मानचित्र, और यह समझ लीजिए यह है कनाडा, ठीक है, और यह है यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के मध्य जो रेखा गुजरी हुई है वह कौन सी है, 49वीं अक्षांश रेखा, ठीक है, 49 अक्षांश। इसी रेखा के ही सहारे कनाडा और यूएसए की सीमा लगी हुई है, और इसी को आधार ही मान लिया गया है कि यह दोनों क्या है, यह बॉर्डर है एक कनाडा का और यूएसए का। अब देखिए यूएसए कनाडा, ठीक है, और ये तो 179 181, ये तो क्या है कि चूंकि हम इनकी काउंटिंग, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं अक्षांश रेखाओं की, तो यहाँ पर कौन सी है, 0 डिग्री, यहाँ पर रेखा ना होकर के एक बिंदु है, इसलिए यह क्या है, यह बिंदु के रूप में है, जिसकी वजह से यह रेखा नाम नहीं पड़ता है इसका, और यह बिंदु इस संख्या में तो आ जाता है लेकिन यह
पिछली वीडियो में आपको हम इस बताए हैं पूरा कि यह बिंदु है, आखिरकार लास्ट में गोल तो बन ही नहीं पाएगा, कहीं बिंदी तो आ ही जाएगा, तो वही बिंदी है कि यह रेखा ना होकर के यह काउंट में तो हो जाता है 181 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन रेखा नहीं है, इसकी संख्या है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, वहाँ है 179। ठीक है, यह रेखाएं हैं, यह संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, क्योंकि यह जो रेखा है, यह रेखा तो खींची गई है ना, लेकिन यहाँ बिंदु, यहाँ रेखा नहीं खींची गई है, यहाँ बस एक बिंदु रख दिया गया है। यह समझ लीजिए, ये ऐसे रख दिया गया है, जैसे जितना बड़ा हम इस पर रखे हैं उतना ही बड़ा पूरी पृथ्वी पर 90वीं जो है अक्षांश रेखा वो ऐसे रख दी गई है। बस जितना बड़ा हम यहाँ रखे हैं उतनी ही बड़ी रख दी गई है। तो वह क्या मतलब कि 111 किलोमीटर पीछे की रेखा, और जो बीच में आ रहा है उत्तरी ध्रुव के या दक्षिणी ध्रुव के, वह वहाँ पर क्या माना जाएगा, एक रिंग खींचा जाएगा? नहीं, रिंग खींच दिए तो फिर 111 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे, जगह तो खत्म हो गई है। तो यही माना गया कि यह एक बिंदु है, जो बिंदु है वहाँ पर एक पूरी तरीके से चिन्ह बना दिया गया है, समझ लीजिए एक सीमेंटेड कर दिया गया है कि यह उत्तरी ध्रुव ही है। ठीक है, वहाँ पर यह, लेकिन वह एक रेखा नहीं है, एक बिंदु मात्र है। ठीक है, हो गया। हम कल देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। जितना भी प्रश्न इसका था, अक्षांश रेखाओं का जितना भी प्रश्न था आपको हम बता दिए हैं, इससे ज़्यादा कहीं आना नहीं है। हाँ, मिसलेनियस प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा, वह एग्जामिनर अपने आप निकालते हैं वहाँ से, और कुछ निकालेंगे नहीं। अगर यह समझे हैं, आप समझे हैं तो कहीं पर मिस्टेक नहीं होना है। बस ये समझ लीजिए, कहीं पर अगर दिक्कतें हों, कुछ अगर कम समझ में आया हो, कमेंट करके बोलिए, हम उसको दोबारा हम बना देंगे एक वीडियो। और ये मतलब ये वो समझ लीजिए ऐसा वीडियो रहेगा कि जिसको नहीं समझ में आया, जितने भी टॉपिक रहेंगे हम उसको लिख लेंगे और उसको एक दिन बैठेंगे पूरे तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे, और उसको और ही भी बेहतर तरीके से हम उसको एकदम बता देंगे। तो जितना भी ये समझ लिए, अच्छा से रखें, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए या कुछ भी करिए। इतने से ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। हाँ, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा अगर जा सकता है, क्योंकि दिन के दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर चालाक होते जा रहे हैं और स्टूडेंट भी चालाक हो रहे हैं, तभी तो एग्जामिनर चालाक हो रहे हैं। तो ये जितना भी प्रश्न है इसको देख लीजिए, इसके बाद आप इसको समझिए। मेनली ये नहीं, ये तो एक बार देखने में हो ही जाएगा। मेनली इस जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हम समझाए हैं उसको आप समझिए। अगर वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं तब दिक्कतें हैं नहीं, इतना ही पूछा जाएगा छोटे एग्जाम वाले। लेकिन बड़े एग्जाम में जैसे किसी भी स्टेट के पीसीएस हो या आईएएस हो, इन सब चीज़ों में जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर घुमा करके, उनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि आईएएस या पीसीएस में ये प्रश्न अब पुराने हो गए हैं, ये नहीं आते हैं या आते भी हैं तो समझ लीजिए यहाँ का स्टैंडर्ड यहाँ पर घुमा दिया जाता है। कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर ये पूछा गया कि कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता और समझ लीजिए बेंगलोर, ठीक है, कहाँ पर सूरज हमारे सिर के सिधाई पर चमकेगा, बेंगलोर या कलकत्ता? ठीक है, यह प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा कि बंगलोर में हम खड़े रहें तो सूरज हमारे, कभी भी साल भर हम खड़े रहें तो सूर्य के ऊपर चमकेगा। कानपुर रख लीजिए और बेंगलोर में रहें, कहाँ पर सीधा सूरज हमारे सर पर चमकेगा? तो इसका जवाब हम कल देंगे, इसका जवाब कल देंगे, आज दे देंगे नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर सीधा सूरज हमारे सिर के सीधाई पर चमकेगा। यह जहाँ हम अभी हैं, ठीक है, यूपी, बिहार या बिहार के पटना, लखनऊ, जहाँ पर भी हम हैं, यहाँ पर सीधी किरणें सूरज की हमारे सर पे पड़ेंगी कि या नहीं पड़ेंगी? या बेंगलोर में पड़ेंगी, यहाँ नहीं पड़ेंगी? या मुंबई में पड़ेंगी, क्या मुंबई में सीधी किरणें कभी सूरज हमारे एकदम 90 डिग्री सर पर होता है या नहीं होता है? ये सारी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं या ना ही प्रश्न का आंसर आप दे ही सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट एक बार जान लेंगे तो आपसे 1000 प्रश्न हल हो जाएंगे,
लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पता है तो आपसे एक भी प्रश्न हल होने वाला नहीं है। आप बस रट लेंगे जो भी किताबों में है। और किताबों में कितना प्रश्न बनता है, कुछ नहीं, किताबों में बस लेकर के लिख दिया जाता है। हाँ बनता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप गारंटी नहीं है कि आप प्रश्न को हल ही, पूरे पेपर को हल ही कर लेंगे या पूरे पेपर को नहीं भी हल कर पाएंगे, लेकिन आप क्रॉस नहीं हो सकते हैं केवल रट के। अब तो बिल्कुल क्रॉस किया ही नहीं जा सकता है, बस लक बाई चांस हो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन रट करके कतई हो ही नहीं सकता है क्रॉस कोई भी स्टूडेंट। अब यह है, इसके साथ हम आपसे कल मिलेंगे देशांतर रेखाओं के साथ। अक्षांश रेखाओं में इतना ही प्रश्न था, ठीक है। तो कल से हम देशांतर रेखाएं स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे कल हम देशांतर रेखाओं का क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय